बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा वो है दमे का इलाज। दमे का इलाज आसान भी है और दमे का इलाज अगर सही समझा ना जाए तो फिर मुश्किल भी है। यानी जो इसका मकसूद है इलाज का वो ये है कि जो मरीज़ है उसको जो तकलीफ़ है और सांस फूलने की और सांस की दुश्वारी की और जो मैंने बताया जो चेस्ट टाइटनेस है और उसको ये जो खांसी है उसका ये ठीक हो जाए, ये है मकसूद। अगर ये सारे सिम्टम्स उसके ठीक हो जाते हैं और कंट्रोल में आ जाते हैं तो इलाज ये सही है, मौसर है। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं कंट्रोल होती तो ये इलाज मौसर नहीं है। अब सारे इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं इस्तेमाल होती हैं और दूसरा मरीज़ को ख़ुद कुछ चीज़ों का से परहेज़ करना होता है और एहतियात बरतनी पड़ती है। तो पहले तो मरीज़ की जो एहतियात है वो ये है कि उसको अगर ये पता चल जाए कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, मसलन अंडा खाने से मुझे तकलीफ़ हो जाती है तो उससे अंडा नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। चावल से होती है, दूध से तकलीफ़ शुरू हो जाती है तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। यानी अगर मरीज़ को ये पता चल जाए कि ये चीज़ें हैं इनसे मेरी तकलीफ़ बढ़ती है तो उससे वो परहेज़ करे। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी ये चीज़ होगी कि सबसे जो कॉमन दवाइयाँ इस्तेमाल होती है वो इनहेलर, जो पिचकारी जिसको आम ज़बान में कहते हैं, इनहेलर फॉर्म में इस्तेमाल होती है। अब इनहेलर्स दो किस्म के होते हैं। एक इनहेलर वो है जिसको रिलीवर मेडिकेशन कहते हैं, यानी वो दवाइयाँ जो फौरी तौर पे जब सांस की तकलीफ़ होती है और दमे का अटैक होता है तो वो जब इनहेलर इस्तेमाल करता है मरीज़ तो वो फौरी तौर पे मरीज़ ठीक हो जाता है, उसके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। इसको कहते हैं रिलीवर मेडिकेशन, या इनहेलर जो होता है वो भी रिलीवर होता है। अच्छा, दूसरा जो होता है वो दमे को कंट्रोल में रखता है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे अरसे के लिए उसको इस्तेमाल करना पड़ता है उन इनहेलर्स को, और उसमें कंट्रोलर मेडिकेशन होती है, यानी वो कंट्रोल करता है उसको, या प्रिवेंटर भी कहते हैं, प्रिवेंट करता है, उसको रोकथाम करता है कि मरीज़ को ये तकलीफ़ हो ही ना। ये दो किस्म की बुनियादी तौर पे इलाज है। अब पहली वाली किस्म आपके सामने मैं रखता हूँ कि जो रिलीवर मेडिकेशन है, यानी वो इनहेलर जिसमें रिलीवर मेडिकेशन होती है, वो आम तौर पे उसको बीटा-2 एगोनिस्ट कहते हैं। अब बीटा-2 एगोनिस्ट एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे बीटा-2 रिसेप्टर सांस की नालियों में, उन पे ये असर करते हैं। और लेकिन जो ये जब इनहेल मरीज़ करता है, यानी पूरा सांस बाहर निकालता है, फिर उसको प्रेस करता है और साथ सांस लेता है, तो ये इनहेलर के इस्तेमाल से उसकी जो सांस की नालियों की जो रुकावट है वो दूर हो जाती है, वो जो कंस्ट्रिक्शन है वो खुल जाती है और मरीज़ की सांस उखड़ना या सांस फूलना बंद हो जाता है। तो अब ये जो मरीज़ है दमे का, ये आम तौर पे इनहेलर उसके पास होना चाहिए, हर वक्त वो अपने पास रखे, और वो जब उसको सांस की तकलीफ़ हो तो वो उस वक्त इसको इस्तेमाल करे, क्योंकि ये दमे को रोकता नहीं है, दमे का फौरी इलाज है। यानी जो सांस की तकलीफ़ है उसको वो सांस की नालियों को खोलेगा और सांस की तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाएगी। तो इसमें ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 यानी फौरी अमल करने वाले बीटा-2 एगोनिस्ट, या ब्रोंकोडायलेटर भी हम उसे कहते हैं, वो वाली दवाई इसमें होती है। तो अब एक सूरत ये, और अगर अटैक हो गया तो फ़ौरन 2 जो है पफ ले लेने चाहिए, और फिर हर 1-2 मिनट के बाद एक पफ लिया जा सकता है, और फिर एक अटैक में 10 दफ़ा 10 पफ लिए जा सकते हैं। इस तरह खुद अपना जो दमे का अटैक होगा वो बंदा उसका इस बीटा-2 एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट रिलीवर मेडिकेशन जिसमें होती है, वो इनहेलर जो है वो अगर उसके पास होगा तो उससे अपना दमे का अटैक को वो फौरी तौर पे उसका इलाज कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी इलामात बरकरार रहें, इससे नहीं ठीक होता, तो फिर इमरजेंसी में कॉल करना चाहिए या इमरजेंसी में अपना इलाज करवाने के लिए चले जाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा जो मैंने कहा वो कंट्रोलर मेडिकेशन है या प्रिवेंटर मेडिकेशन है। उनका ये काम होता है कि ये जो फौरी अटैक है इसमें इस्तेमाल नहीं होते,
क्योंकि वो फौरी तौर पे ये जो सांस की नालियां हैं उसको नहीं खोलते। वो लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कंटिन्यूसली मरीज को वो दवाइयाँ लेनी पड़ती है ताकि उसका ये दमे का अटैक सिरे से हो ही ना, यानी उसको जितनी भी ये तकलीफ़ात मैंने बताई हैं जो मरीज़ को सिम्टम्स होते हैं दमे के, वो सिम्टम्स उसको ना हो। तो उसमें ये जो इनहेलर होता है उसमें स्टीरॉइड्स, ख़ास किस्म की स्टीरॉइड मेडिकेशंस होती हैं और वो आम तौर पे सुबह शाम वो दवाई जो है ना लेनी पड़ती है। आम तौर पे 2 पफ्स सुबह और 2 पफ्स शाम को। मुख्तलिफ़ किस्म के ये इनहेलर्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की स्टीरॉइड की दवाइयाँ इसमें मौजूद होती हैं। जो आपका डॉक्टर जो आपको तजवीज़ करता है आपकी बीमारी के मुताबिक, तो आप उस तरह इस्तेमाल करें। एज ए जनरल गाइडलाइन मैं बताता हूँ कि उसमें स्टीरॉइड्स होती हैं और अगर उन स्टीरॉइड्स के साथ भी कंट्रोल ना हो, यानी सुबह 2 पफ लें, 2 पफ शाम लें, फिर भी ये सांस की तकलीफ जो है ना वो कंट्रोल नहीं होती है, क्योंकि ये आमतौर पर होती इसीलिए कि ये कंट्रोलर मेडिकेशन है। ये सांस की तकलीफ ठीक हो जानी चाहिए, दमा ठीक हो जाना चाहिए, कंट्रोल में हो जाना चाहिए और वो जो सांस की तकलीफ है, फूलना, सांस की दुश्वारी, टाइटनेस और खांसी, ये सब ठीक हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है जब ठीक होंगी तो इसका मतलब है कि ये मरीज का दमा कंट्रोल में है और वो सारी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो दिन की है वो कर सकता है। अच्छा, अब स्टेरॉइड का जो इनहेलर है अगर उससे भी नहीं ठीक होता तो दूसरे जो मैंने कहा कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट या ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, उसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, लावा उसे कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, उसकी दूसरी फॉर्म है। वो जो ब्रोंकोडायलेटर है जो सांस की नालियों को खोलता है, वो इसके साथ मिला दी जाती है और वो एक ही इनहेलर मिलते हैं जिसमें ये दोनों चीज़ें मिली होती हैं, यानी स्टेरॉइड्स भी मिले होते हैं जो वो इनहेलर में होते हैं और ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट जो दवाई होती है ये भी उसमें मिली हुई होती है। तो अब उसके ये दोनों मिली हुई जो दवाइयाँ हैं वो 2 पफ सुबह 2 शाम अगर एक मरीज़ लेता है तो उसकी फिर ये जो दमे की बीमारी है ये कंट्रोल में रहेगी और उसको ये तकलीफ़ात नहीं होंगी या बहुत हद तक कंट्रोल में रहेंगी और कम होंगी। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक ज़रूरी बात आपके सामने जिक्र करता चलूँ कि जब ये स्टेरॉइड्स के इनहेलर्स कोई भी मरीज़ इस्तेमाल करता है तो इसके जो मेन जो साइड इफ़ेक्ट हैं उससे बचना बहुत ज़रूरी है कि जब ये बंदा इनहेलर लेता है तो मुंह के अंदर और गले के अंदर थोड़ी दवाई रह जाती है वो स्टेरॉइड की, तो उसमें फौरी तौर पे उसके बाद जब ये इनहेलर इस्तेमाल करें स्टेरॉइड वाला इनहेलर तो मुंह को धो लेना चाहिए और गरारे कर लेने चाहिए, खुली करनी चाहिए और गरारे कर लेनी चाहिए ताकि वो दवाई जो है बाहर निकले, वरना गला ख़राब हो सकता है और होर्सनेस ऑफ वॉइस जिसको गला बैठना कहते हैं, गला बैठ सकता है और फंगल इन्फेक्शन मुंह के अंदर हो सकती है। तो इसलिए इसकी एहतियात ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी इस्तेमाल करें फ़ौरन मुंह को पानी के साथ धो लें और गरारे कर लें। अब आते हैं कि अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता, यानी स्टेरॉइड भी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट वाला इनहेलर भी इस्तेमाल कर लिया, अब भी दमा कंट्रोल में नहीं है, फिर भी तकलीफ है, तो फिर कुछ और दवाइयाँ हैं जो कि दी जाती हैं। उसमें 10 मिलीग्राम की एक गोली आती है जो कि एक रोज़ाना ली जा सकती है। वो जो भी डॉक्टर आपका इलाज करेगा वो आपको तजवीज़ कर सकता है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उसे कहते हैं और मोंटी ल्यूकोस्ट दवाई का नाम है, तो वो 10 मिलीग्राम जैसे मैंने कहा वो रोज़ाना के हिसाब से ऐड ऑन कर दी जाती है, यानी कि ये भी एक गोली भी साथ ले लें, यानी उससे नहीं कंट्रोल हुआ जो पहले वाले इनहेलर से, तो अब ये ऐड ऑन एक गोली और दी जा सकती है। तो एक और ग्रुप है जिसे वो थियोफाइलिन ग्रुप कहते हैं। अब थियोफाइलिन में से भी कुछ दवाइयाँ हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो भी आपका डॉक्टर आपको द ऐड ऑन थेरापी यानी इन दवाइयों के साथ जो पहले से ले रहे हैं उसके साथ ये तजवीज़ कर सकता है। तो ये भी ये है कि मज़ीद हो सकता है कि इससे दमा जो है ना कंट्रोल हो जाए। अच्छा, अब अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर अगली स्टेप ये है कि जो स्टेरॉइड वाला इनहेलर ले रहा था मरीज़, अब ओरल जैसे कहते हैं कि मुंह के ज़रिए से खाने वाली स्टेरॉइड की गोलियां होती हैं वो तजवीज़ कर दी जाती है। अब वो तजवीज़ उन लोगों को की जाती है जिनका दमा
कंट्रोल, ये जितनी भी मेडिकेशंस उन्होंने ले ली हैं, जितनी भी ये इलाज उन्होंने करा लिया जो पहले मैंने जिक्र किया, अब उनसे ठीक नहीं होता तो फिर इनको शॉर्ट किस्म का कोर्स दे दिया जाता है ये स्टेरॉइड की गोलियों का, और ख़ास मकदार में उनको खानी पड़ती हैं, और 2 हफ्ते के लिए वो कोर्स दे दिया जाता है। और इससे आम तौर पे जो दमे का सवियर अटैक होता है और ज़्यादा ख़राब दमा जो होता है वो फिर कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद ये गोलियां बंद कर दी जाती हैं और नॉर्मल जो इलाज होता है दमे का उस पे मरीज़ को डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ मरीज़, बहुत कम तादाद में ऐसे भी मरीज़ हो सकते हैं जिनका बाकी किसी भी चीज़ से दमा ठीक ना हो, फिर उनको ये जो स्टेरॉइड्स की ख़ास तादाद में, थोड़ी मकदार में वो जो गोलियां हैं वो लंबे अरसे तक भी दी जाती हैं। लेकिन आम तौर पे 2 हफ्ते के लिए ये दवाइयाँ, स्टेरॉइड की जो गोलियां हैं ये दी जाती हैं और उसके बाद इनको बंद कर दिया जाता है। अच्छा, एक और दवाई है जो कि नई दवाई है कि अगर किसी भी चीज़ से ठीक ना हो, ओरल स्टेरॉइड से भी ठीक ना हो और ये सारी जितनी भी दवाइयाँ मैंने बताई हैं इससे भी ठीक ना हो, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक होती है, एक ख़ास किस्म की दवाई है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो दी जाती है। तो वो 2 हफ्ते में या महीने में एक इंजेक्शन लगता है, तो वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है, तो वो बिल्कुल नई दवाई है और उससे फिर दमा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके ओरल स्टेरॉइड से भी ठीक ना हो और जितनी भी दवाइयाँ हैं उनसे ठीक ना हो, तो फिर उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ना वो दी जाती है। लेकिन ये बहुत कम लोगों में इस्तेमाल हो रही है। तो इलाज की तरतीब के स्टेप्स एक दफ़ा मैं आपके सामने फिर जिक्र कर लेता हूँ कि यानी मरीज़ को इन्हेलर, रिलीवर इन्हेलर, जिसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट होते हैं, कि जब उसको अटैक हो तो वो इन्हेलर ले ले और वो इन्हेलर 10 दफ़ा यानी कुछ मिनट के बाद 10 इन्हेलर के पफ ले सकता है ताकि उसका अटैक रिलीव हो। लेकिन ओकेजनली ये इस्तेमाल होता है, यानी जब भी उसको ज़रूरत हो, चाहे टाइटनेस हो, सांस ज़्यादा उकड़ना शुरू हो जाए, तो ये बीटा-2 एगोनिस्ट रिलीवर इन्हेलर जो है ये उसका वो पफ 1 या 2 पफ ले सकता है, उससे उसको तकलीफ़ का रिलीव हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और दूसरा मैंने कंट्रोलर इन्हेलर बताया, यानी प्रिवेंटर इन्हेलर, जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट इकट्ठे होते हैं। 2 पफ सुबह, 2 पफ शाम आम तौर पे लिए जाते हैं, लेकिन बीमारी के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ मैंने कहा कि इससे अगर कंट्रोल ना हो तो फिर और दवाइयाँ हैं वो गोलियों की सूरत में लेनी चाहिए। अगर उससे भी कंट्रोल ना हो फिर स्टेरॉइड की गोलियाँ हैं, 2 हफ्ते का कोर्स करना चाहिए और उससे कंट्रोल हो जाता है। अगर उससे भी ना हो तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की मैंने जिक्र किया कि उसके इंजेक्शन 2 हफ्तों के बाद या महीने में 1 दफ़ा इंजेक्शंस लगते हैं, तो वो जो इंजेक्शंस हैं उससे फिर ये दिमाग कंट्रोल में रहता है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।